सूरज की तेज रोशनी चारों जानिब फैलकर खूब उजाला कर चुकी थी। दफ्तर के रास्ते में काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। सना तेजी से गाड़ी से उतरकर दफ्तर के अंदर दाखिल हुई तो केबिन में बैठे तमाम लोग खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए विश करने लगे। उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट सजाते हुए सर को हल्का सा झुका दिया और अपने कमरे में दाखिल होकर अपना दुपट्टा उतारा, कुर्सी पर लटकाया। तेजी से एसी के सामने खड़ी होकर अपने बाल खोलकर गर्मी के असर को ज़ायल करने की कोशिश की। उफ़, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी अपनी बीवी से सुबह लड़कर निकला है। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल कैचर में समेटे और कुर्सी खींचकर बैठते हुए फाइल खोली थी। आज उसे 2-3 मीटिंग्स को ज्वाइन करना था। मामूजान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसलिए आज उसे आज के पूरे दिन का शेड्यूल खुद ही हैंडल करना था। जल्दी जल्दी फाइल निकालकर उसने अहम नुकात नोट किए और सेक्रेटरी को कॉल मिलाई थी। लुबना, तुम फौरन से अंदर आओ और सारा शेड्यूल फाइनल करके मुझे दे दो। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने निगाहें उठाकर देखा, सामने लुबना खड़ी थी। मैम, मे आई कम इन? हाँ हाँ, जल्दी आओ, अब इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। वो काफ़ी हद तक जल्दी में दिखाई दे रही थी। लुबना कुर्सी खींचकर बैठ गई और उसकी हिदायत सुनने लगी। लेकिन जब पेपर कलम लेकर काम ना किया तो उसे हैरत हुई। क्या हुआ लुबना, यहाँ वक्त कम है और तुम सुस्ती दिखा रही हो, कोई बात है क्या? लुबना ने उसकी आंखों में झांका। मैम, एक्चुअली मैं आपके पास आने ही वाली थी। बाहर कोई बुजुर्ग बैठे बार बार आपका नाम ले रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सना का माथा धनका। बुजुर्ग? कौन बुजुर्ग? क्या वो पहले कभी यहाँ आए हैं? सवाल सुनकर लुबना ने नफ़ी में सर हिलाया। तो कोई नाम बताया होगा ना, या तुमने पूछना ही गवारा नहीं किया? लुबना ने एक नज़र सना को देखा। वो कह रहे थे कि वो आपके वालिद हैं। ये सुनकर सना की आंखें हैरत से फैल गईं और उसके होंठ भिंच सके। क्या नाम बताया उन्होंने? सना के लहजे की सख्ती देखकर लुबना ने बमुश्किल थूक निगला। उन्होंने बताया कि मेरा नाम ज़हीर अहमद है और मैं सना का बाप हूँ। ये सुनकर सना ने गहरा सांस लिया और कुर्सी से टेक लगाकर छत की तरफ देखा, जैसे अपने अंदर उबलते हुए लावा को कम करने की कोशिश कर रही हो। ओके, ठीक है। वो एकदम से सीधी हुई। तुम बाहर जाओ, मैं खुद देख लूँगी। लुबना ने सर हिलाया और तेज़ी से बाहर निकल गई। सना यहाँ से वहाँ टहलने लगी। अब आप क्यों आए हैं? उसने खुद से घुटी। क्या ज़रूरत है यहाँ पर आने की? उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे दफ्तर को तहस नहस कर दे। वो एक झटके से कुर्सी पर बैठी और तेज़ी से लुबना को दोबारा कॉल मिलाई। लुबना, उन्हें कह दो कि सना बहुत बिजी है, वो आपसे नहीं मिल सकती। इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करती, स्पीकर से लुबना की आवाज़ सुनाई दी थी। मैम, वो आप ही के कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर सना ने गुस्से से फ़ोन रखा था और दरवाजे की तरफ नज़रें उठाई थीं कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं? सना ने एकदम से कुर्सी से खड़े होकर सीने पर बाजू लपेटे और उन्हें अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए पूछा था। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखना चाहता था। सना ने ये सुनकर रुख फेर लिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर क्यों आ जाते हैं आप यहाँ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका यहाँ आना। सना के हलक में आंसुओं का गोला सा फंस गया। पर क्यों? मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। उन्होंने इस कदर उदासी से कहा कि सना उन्हें देखकर रह गई थी। ओके फाइन, कीजिए बात। क्या बात करना चाहते हैं? मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास। उसने ठहर ठहर कर उनकी तरफ देखे बगैर कहा तो वो उसे देखकर रह गए। इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बाप से मिलने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है? सना ने कुछ न कहा, बस सर झटक कर कुर्सी पर बैठी और उन्हें भी बैठने का इशारा किया। कहिए, आपके 10 मिनट शुरू हो चुके हैं। सना का सख्त लहजा सुनकर उनकी आंखों में दुख की एक लहर उभरी और उभर कर मांद हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम रुखसती के लिए हाँ कर दो। वॉट? वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? उसने गहरी सांस भरकर अपने अजाब को काबू किया। मैं तलाक चाहती हूँ। ये सुनकर उसके वालिद साहब ने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा था। इस उम्र में तुम अपने बूढ़े बाप को इतना दुख दोगी? सना ने तंज से मुस्कुराकर उन्हें देखा। बूढ़ा बाप और दुख? आपके सहारे के लिए आपकी दूसरी बीवी है ना? अई वे, जहां तक बात मेरी फिक्र करने की है तो मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ मेरा सब कुछ है और मैं उन्हीं के मशवरे पर अमल करूंगी। मेरा कल भी एक ही जवाब था और आज भी एक ही जवाब है कि मैं रुखसती के लिए हामी नहीं भरूंगी। बचपन में किए गए निकाह की कोई हैसियत नहीं होती है। मेरी तरफ तलाक के कागजात भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी, बात खत्म हो जाएगी।
सना की इस सफाई पर उनके मुंह से बेइख्तियार निकला था, ये मत भूलिए मिस्टर ज़हीर अहमद साहब कि आपने हमें बहुत पहले बेमोल समझकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। ज़हीर अहमद साहब तड़प उठे, ये गलत है, मैंने कभी तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से बेदखल नहीं किया। लेकिन सना ने हाथ उठाकर उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया था। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया। ज़हीर अहमद साहब उनके कंधे झुक सके। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि तुम सोच समझकर फैसला करो। ये कहकर वो वहाँ नहीं रुके थे, तेज़ी से लंबे लंबे डग भरते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे और सना ने बेइख्तियार अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को मेज़ का सहारा दिया था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। ये यहाँ क्यों आए? तभी शीशे का दरवाज़ा खुला और आरिफ अंदर दाखिल हुआ था। सना ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ किए थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने रुख पेर कर गहरा सांस लिया तो आरिफ ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होती है। वैसे क्या कह रहे थे? ज़हीर साहब, रुखसती का कहा होगा, पर तुम अपने फैसले पर डटी रहना। वैसे भी उन्हें जायदाद का डर है। तुम्हारी तलाक की सूरत में उन्हें अपने हिस्से से हाथ धोकर तुम बहनों को देना पड़ेगा। बस इसीलिए कहता हूँ कि अपना हक ना छोड़ना। उसने पास रखे टिश्यू के डब्बे से चंद टिश्यू उठाकर उसके हाथ में थमाए थे। तुम्हें इस वक्त इनकी ज़रूरत है। वो मुस्कुराए तो सना भी सर झटक कर मुस्कुरा दी थी। थैंक यू, तुम हमेशा उस वक्त मेरे पास होते हो जब मैं बिल्कुल अकेले महसूस करती हूँ। ये सुनकर आरिफ के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। चल, अब मीटिंग का टाइम हो गया है। सना ने सर हिलाया था और फिर वो दोनों आगे पीछे कमरे से बाहर निकल गए थे। हवेली के रास्ते में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजे के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और अगले ही लम्हे चाचा जी झुके कंधे लिए अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में फाइल थी, मगर चेहरे पर ऐसा रंग जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर आ गिरा हो। दरवाजे पर कदम रखते ही उनके पांव लड़खड़ाए और वो यकदम ज़मीन पर गिर गए। चाचा जी, वसीम दौड़कर उनके पास आया। वो 1 हफ्ते पहले ही बैरून मुल्क से पढ़कर लौटा था। क्या हुआ? सांस लीजिए, पानी लाऊं? चाचा जी ने लड़ते होठों से बमुश्किल कहा। सना, क्या हुआ सना को? वसीम के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। चाचा जी की आंखों में नमी तैरने लगी। वो तलाक चाहती है बेटा। ये जुमला जैसे बिजली बनकर गिरा। एक लम्हे के लिए फिजा साकित हो गई। वसीम का हाथ खुद ब खुद ढीला पड़ गया। क्या कहा आपने? वो तलाक चाहती है? कहती है अब साथ नहीं रहना। उसके होठों पर हल्की सी कपकपी दौड़ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क़यामत तक ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा। वो मेरी जिंदगी है। तलाक तो सिर्फ लफ्ज़ है, मगर मेरा दिल तो अब भी उसी के नाम पर धड़कता है बेटा। कभी कभी दिल की धड़कनें भी फैसलों को नहीं रोक सकती, चाहे कितनी ही आमद हो। चाचा जी, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। मैं ये मान लूंगा कि वो मुझसे नाराज़ है, मगर ये नहीं मान सकता कि वो मेरी नहीं रही। वो मुड़ा दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लम्हे में फैसला हो गया था। उसकी आंखों में वो जुनून था जो हार नहीं मानता। हाय, ये सब कुछ कितना अच्छा और अजीब ही लग रहा है ना? यास्मीन ने साथ चलती महक से कहा तो वो उसे देखकर रह गई। ये सब कुछ अच्छा और अजीब एक साथ कैसे लगता है, ज़रा मुझे बताओ तो। महक वहीं गार्डन में बने बेंच पर बैठ गई। यूनिवर्सिटी में आज काफ़ी रश था। रंग बिरंगी मलबूसात में कई लड़कियां और लड़के। ऐसा लग रहा था कि रंगों का सैलाब आ चुका है। आज फ्रेशर्स का पहला दिन था। कि ये यूनिवर्सिटी की आबादी में अचानक इतना ज़्यादा इजाफा होगा, मैंने कभी सोचा न था। यास्मीन की बात पर महक ने अपना सर पकड़ लिया। हम भी तो फ्रेशर ही हैं, हमने भी इजाफा ही किया है। तभी सामने से हिना और ईशा आती हुई दिखाई दी, और हिना ने तो आते ही साथ ये धमाका किया था, यार वहाँ सबकी रैगिंग हो रही है, चलाओ देखते हैं। ये सुनकर महक ने अब्रू इकट्ठे करके उसे देखा। पागल हो क्या, हम भी रगड़े जाएंगे? लेकिन तब तक हिना और ऋषा उसका हाथ पकड़कर वहां तक ले आई थीं, जहां लड़कियों का रश लगा हुआ था। तुम चारों लड़कियां फ्रेशर हो ना, इधर आओ। उन्हीं सीनियर लड़की ने उन चारों को एक साथ बुलाया तो एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अरे इधर आओ, ऐसे क्या देख रही हो? ये सुनकर हिना फौरन से आगे बढ़ी और अपने साथी महक को भी खींचा था। देखो गर्ल्स, यूनिवर्सिटी के गेट से जो लड़का सबसे पहले अंदर दाखिल होगा, उसे तुम चारों में से किसी एक को पटाना होगा। हम तुम चारों के नाम की पर्चियां डालेंगे, और जिसका नाम निकलेगा उसे ये कारनामा सरअंजाम देना होगा। ये सुनकर महक वहां से जाने लगी तो सीनियर लड़की ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। अब तो इस आग में कूद पड़ी और अब तो जाना मुमकिन ही नहीं है। वो हंसी तो महक बेइंतहा घबराई और उसने हिना को खा जाने वाली निगाहों से देखा था। यार कितना डरती हो तुम, जितना डरोगी उतना ही तुम्हारा नाम आएगा, हिना ने उसे कहा। उन्हीं सीनियर लड़की ने एक पेपर पर इन चारों का नाम लिखकर पर्चियां बनाई थीं और हवा में उछालकर एक पर्ची उठाकर उसमें लिखा नाम पढ़ा, और जब उसने महक पुकारा तो महक की आंखें उबल पड़ी थीं। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं पढ़ने आई हूँ। ये सुनकर वहां तमाम लड़कियों का कहकहा गूंजा तो महक को अपनी सुबकी का एहसास हुआ था। ठीक है, मैं तैयार हूं, पर करना क्या होगा?
महक के पूछने पर उस लड़की ने यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ इशारा किया। इस गेट से जो भी लड़का अंदर आएगा तुम्हें उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा। ये सुनकर महक का दिल जोर से धड़का। क्या मोहब्बत? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। वो उठकर जाने लगी। तो ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी में कल तुम्हारी तस्वीर के साथ डरपोक के पोस्टर लग जाएंगे, ये तुम्हें कबूल है? महक वहीं खड़ी रह गई और उसने हिना की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। बदतमीज हो तुमने ही मुझे फंसाया है। महक ने दांत किचकिचाए। तभी यूनी के गेट से एक हैंडसम सा ऊंचे लंबे कद का हामिल लड़का, जो शक्ल से काफी मासूम दिखाई दे रहा था और जिसके चेहरे पर एटीट्यूड नाम की कोई चीज ना थी, अंदर दाखिल हुआ तो वहां मौजूद लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उनके शोर से घबराकर महक ने अपने कानों पर हाथ रखे और जैसे ही सामने की तरफ नजर दौड़ाई तो अपनी जगह थम सी गई। वली, ये वली यहाँ क्या कर रहा है? वल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? उसने अपना सर पीट लिया। क्या तुम इस लड़के को पहले से जानती हो? सीनियर्स ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं तो इसे जानती तक नहीं। लेकिन सच तो ये था कि महक उसे अच्छी तरह जानती थी। वो वली था, उसका चचाजाद भाई। लेकिन आपस में ख़ानदान में चंद मसाइल की बिना पर इनकी बातचीत बंद थी। वो अपना दिल धड़कना महसूस कर रही थी। अब यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्यों देख रही हो? जाओ, इसे जाकर अच्छा सा वेलकम करो। सीनियर लड़कियों के साथ उसकी अपनी तीनों सहेलियों ने जब उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया तो उसका दिल चाहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। उसने बमुश्किल थूक निगला और आगे बढ़कर उसके पीछे आई थी। वो अपनी दोस्तों से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। महक ने एक नज़र हिना को देखा तो हिना ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। एक्सक्यूज़ मी, वो बेख्तियार चिल्लाई तो सबसे पहले पीछे मुड़ने वाला वो वली ही था। जी? वली ने उसे नहीं पहचाना था। पहचानता भी कैसे, वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। वो, मुझे लगता है कि आपका वॉलेट गिर गया है। उसने नीचे गिरे वॉलेट की तरफ इशारा किया तो वली चंद कदम आगे आया और झुककर वॉलेट को देखा। वॉलेट बेशक गिरा ज़रूर है पर यह मेरा नहीं है। वैसे थैंक यू बताने के लिए, वली ने मुस्कुराकर कहा तो महक का कॉन्फिडेंस बढ़ा था। वो उसके कदम के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। अच्छा, मुझे लगा आपका है। खैर, आपने कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ एडमिशन लिया है? वली ने मुस्कुराकर उसे देखा। मेरा नाम वली है और मैं यहाँ के साइंस डिपार्टमेंट का तालिब इल्म हूँ। ये सुनकर महक मुस्कुराई। घिनौना, मीथना, किस कदर हंस हंस कर बात कर रहा है, जैसे मैं इसे और इसके खानदान की असलियत न जानती हूँ। महक मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? वली ने उसकी बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनकर पूछा तो उसने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, दरअसल मैं सोच रही हूँ कि आप यहाँ नए हैं और मैं भी नई आई हूँ, इसलिए रैगिंग से बचने के लिए एक दूसरे की मदद कर देते हैं, एक दूसरे का डिपार्टमेंट ढूंढने में। महक ने कुछ इस तरह से कहा कि वली ने सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखा था। और आपका डिपार्टमेंट? वली ने सवाल किया तो महक को एहसास हुआ कि उसने गलत शुरुआत की है। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट की हूँ, उसने बमुश्किल कहा तो वली हंसने लगा। वो तो ठीक है मोहतरमा, लेकिन आप तो आर्ट्स की हैं, तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। महक ने दिल ही दिल में अपने आप पर लानत भेजी थी। जी, असल में मुझे आर्ट्स डिपार्टमेंट तक छोड़ दें, मुझे मालूम नहीं है ना, मुझे डर लग रहा है। उसने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बात गपशप शुरू तो कर दी थी, लेकिन अब इख्तिताम कैसे करें उसे समझ नहीं आ रहा था। उधर हिना, रशा और दूसरी तमाम सीनियर लड़कियां हंस हंस कर दूर हो गई थीं। महक के एक्सप्रेशन से उन्हें पता चल गया था कि उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मदद चाहिए थी तो आप मुझसे डायरेक्ट मदद मांग लेती, मैं आपको आर्ट्स डिपार्टमेंट तक छोड़ देता। और हाँ, यकीन रखिए कि मैं दिल का बड़ा अच्छा हूँ किसी रैगिंग करने वाले के हाथों लगने नहीं दूंगा। महक ने बेख्तियार गहरी सांस ली थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलते हुए उसने एक नज़र पीछे देखकर वहां खड़ी हिना और रशा को हाथ उठाकर लानत भेजी थी। उन तीनों का कहकहा बुलंद हुआ था। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? उसे बार बार ऐसे पीछे मुड़ता देखकर वली हैरान हुआ तो महक ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, कुछ भी तो नहीं। थैंक यू सो मच। मेरा डिपार्टमेंट आ गया है, आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूं? वली ने कहका लगाया था। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं चला जाऊंगा। आप शाबाश अपनी क्लास में जाइए, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। ये सुनकर महक ने आर्ट्स डिपार्टमेंट की क्लास की तरफ दौड़ लगा दी थी और वहां अंदर पहुंचते हुए गहरी सांस लेकर डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ हिलाकर वापस जा रहा था। हिना की बच्ची, सब तेरी वजह से हुआ है, मुझे दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ा है, वो बड़बड़ाई थी।
शीशे के दरवाजे पर नेम प्लेट झूल रही थी जिसमें सना ज़हीर अहमद वकील तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अंदर दफ्तर में मेज़ पर कॉफ़ी का कप भांप उड़ा रहा था। इस दिन मोमबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। सना की आंखें लैपटॉप पर जमी हुई थी। वो नई आने वाली उम्मीदवार का डेटा एक नज़र देख रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, उसने निगाहें उठाए बगैर इजाज़त देते हुए कहा तो दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई बेहतरीन खुशबू उसके नथनों से टकराई। उसने जैसे ही लैपटॉप से निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए फ्रीज हो गई थी। सामने ऊंचे लंबे कद का हामिल शख्स जिसने सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई थी और आतीन कोहनियों तक मोड़ रखी थी। बाल हल्के से गीले थे और सलीके से एक तरफ जमाए हुए थे। आंखों में बेइंतहा कॉन्फिडेंस था और चेहरे पर एक इलाही मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसे देखते ही सना ने बैठने का इशारा किया। उम्मीदवार कुर्सी खींचकर बैठ गया। इसी लम्हे सना ने सामने रखा कॉफ़ी का कप उठाया और इससे पहले कि वो घूंट लेती, कप फिसलकर उसके हाथों पर गिर गया था। आह, ओ माय गॉड! गर्म कॉफ़ी की वजह से उसके मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली थी। उसने फौरन से अपना हाथ देखा जो गर्म कॉफ़ी से जलने के बाद सुर्ख हो रहा था। तभी सामने बैठा उम्मीदवार जिसका अब तक नाम सना ने ना पूछा था, फौरन से उठा। उसने उसका हाथ पकड़ा तो सना उसे देखती रह गई और अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा, लेकिन उस उम्मीदवार ने ज़बरदस्ती उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा तो उसी लम्हे सना अपनी जगह ठहर सी गई। जलन से उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। दूसरे पल इंटरव्यू के लिए आने वाले शख्स ने वहां रखी ठंडी पानी की बोतल को खोलकर पूरा का पूरा पानी उसके हाथ पर बहा दिया था। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे वजूद में फैल गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे होश आया तो वो चिल्ला उठी, हाउ डेयर यू टू टच मी। उसने फौरन से अपना हाथ खींचा तो उससे उम्मीदवार ने बगैर किसी शर्मिंदगी के बोतल पर दोबारा ढक्कन लगाया। सॉरी मैम, आपका हाथ जल गया था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सना का दिल चाहा कि वो सामने खड़े बेतकल्लफ शख्स के मुंह पर थप्पड़ दे मारे। ये मेरा मसला था, आपका नहीं, ओके? उसने कंधे उचकाए। उम्मीद है ठंडा पानी डालने से आराम आया होगा। वैसे मेरा नाम बशीर अली है। ये सुनकर सना ने उसे गुस्से से घूरा। मिस्टर बशीर अली, अपनी हद पहचानिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं थी मेरा हाथ थामने की। आप यहाँ काम करने आए हैं, नर्सिंग ड्यूटी निभानी नहीं। ये सुनकर वो धीमे से मुस्कुराया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। ओके डन, इंटरव्यू शुरू करते हैं। मैंने तो बस हमदर्दी की थी। सना ने ऐनक उठाकर अपने चेहरे पर सजाई। याद रखिए, इस इंटरव्यू में आपको कामयाब करने वाली आपकी हमदर्दी नहीं, आपकी काबिलियत है। ये सुनकर उसने सर को हल्का सा झुका दिया। ओके, आई अंडरस्टैंड, काबिलियत मुझ में बहुत है। सना को उसका ये रवैया एक आंख न भाया था। उसने एक नज़र सीवी पर डाली और चंद ज़रूरी सवालात पूछे जिनका उसने इंतहाई एतमाद से जवाब दिया। लेकिन सना के जहन में उसका वो मंजर नक्श हो गया था जब उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ पूरे हक के साथ थामकर उस पर पानी डाला था। आपकी सीवी में मुझे कोई ख़ास काबिलियत नज़र नहीं आई, आप जा सकते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या वाकई? कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैंने आपके जलने का दर्द आपसे दूर कर दिया? लगता है कि आपको दर्द में रहने की आदत है और मैंने आपका दर्द दूर किया। सीने पर बाजू लपेटकर उसने गौर से सना की आंखों में झांका तो वो जज्बाती सी हुई। न जाने क्यों बशीर अली की बोलती आंखें उसे परेशान कर रही थीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और किस शख्स से आप मेरे साथ ये सारे सवालात कर रहे हैं? आप इंटरव्यू देने आए हैं या मेरी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करने? वो पूरे दिल से मुस्कुराया था। कुछ हुकूक कुदरती होते हैं, बस उन्हें इंसान पहचान नहीं पाता। वो बड़बड़ाया तो सना ने उसे गौर से सुना। क्या कहा आपने? कुछ कहा आपने? उसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ भी नहीं। वैसे मैं ना ही समझूं, क्या मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? सना ने बाहर दरवाजे की तरफ इशारा किया। बिल्कुल भी नहीं, दरवाज़ा वो रहा, यहाँ से चले जाइए वरना मैं गार्ड्स को बुला लूँगी। वो हंसते हुए उसे देखने लगा। गार्ड्स को क्यों? कंपनी ने खुद ही तो नए उम्मीदवारों को दावत दी है और मैं तो आपका उम्मीदवार ही तो था। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि सना के तन बदन में आग लग गई थी। आप मेरे उम्मीदवार नहीं, अपनी नौकरी के उम्मीदवार थे। अब गेट आउट। ये सुनकर उसने कंधा उंचकाया। ठीक है, जा रहा हूँ। इतने चिल्लाती क्यों हैं आप? वैसे इतना सड़ा हुआ बॉस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये कहकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकला। तब मामू जान अंदर दाखिल हुए थे। क्या हुआ सना? ये हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं मामू, बस ऐसे ही जल गई। जल गई? कुछ लगाओ ना बेटा इस पर, इतना डेड हो रहा है। मामू जान वहाँ कुर्सी पर बैठे तो सामने लैपटॉप पर खुली फाइल को देखा था। उसका इंटरव्यू हो गया? उनका इशारा बशीर अली की तरफ था। हाँ हो गया, और मैंने रिजेक्ट कर दिया। मामू जान उसकी बात सुनकर उछल पड़े। बाहर से पढ़कर आने वालों को तुमने रिजेक्ट कर दिया? क्या करती हो सना बेटा? मामू जान उसके इस फैसले से बिल्कुल भी राजी न थे। मामू जान, वो बिल्कुल भी अहल नहीं है। उसने अपने वजूहात दी। नहीं बेटा, उसकी डिग्री देखो, तुम उसका तजुर्बा देखो। हमें इसकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, उम्मीद है तुम इससे इख्तिलाफ नहीं करोगी। ये कहकर मामू जान ने फ़ौरन से लुबना को कॉल मिलाई।
लुबना बेटा बाहर सफ़ेद कमीज वाला नया उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आया था। अगर वो बाहर जा रहा हो तो इसे रोको और कहो कि उसे दोबारा इंटरव्यू पैनल बुला रहा है। कॉल कटने के थोड़ी देर बाद ही वो अंदर दाखिल हुआ तो तंजिया निगाहों से सना को देखा तो मामू जान ने उसे कल ज्वाइन करने का लेटर दे दिया था। और फिर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। बशीर अली आगे बढ़ा और इसने सना के कान के पास झुककर सरगोशीनुमा अंदाज में थैंक यू कहा था। सना का पूरा वजूद कांप उठा। बदतमीज न हो तुम, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ कंधे उचकाकर बाहर निकल गया था। लाइब्रेरी की पुरसुकून खामोशी में वली कागज पर झुका, बार बार कुछ बनाकर मिटा रहा था। उसके चेहरे पर बगी हुए थे और चेहरा किसी जंगी मैदान पर खड़े होने का अंदाज दे रहा था। महक जो हिना के साथ अंदर दाखिल हुई तो उसे वहां देखकर ठिठक कर रुक गई और वापस मुड़ने लगी। जब हिना ने उसका हाथ थाम लिया, अरे अरे कहाँ भाग रही हो, देखो तुम्हारा शिकार तो सामने ही बैठा है, जाओ और शिकारी की तरह जाल फैलाओ। महक ने उसे कमर पर एक धप रसीद की और फिर हिना के धमकाने वाले अंदाज पर मजबूर होकर आगे बढ़कर वहीं उसके सामने बैठ गई। अपनी स्केचबुक निकाली और चारकोल से इमारत का मॉडल पेपर पर उतारने लगी। वो बार बार वली के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी। वो परेशान था। एक लम्हे के लिए महक का दिल नर्म सा पड़ा। हेलो, कैसे हैं आप? जाने पहचानी आवाज पर वली ने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा और मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में वो कशिश नहीं थी जो पहले दिन थी। लगता है आप परेशान हैं, महक ने बात का आगाज किया। हाँ बिल्कुल, ये दिल है या आलू, कब से मुझसे बन ही नहीं रहा। वो जो साइंस का तालिब इल्म था, दिल की डिटेल डायग्राम बनाने पर इसे कोफ्त महसूस हो रही थी। महक ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाई। ये इतनी मुश्किल नहीं है और आपने दिल को वाकई आलू ही बना दिया है। एक बार भी उल्टी लगा दी है, ये दिल तो चलने से पहले ही धड़कना भूल जाएगा। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि वली ने निगाहें उठाकर उस पर जमा दी थी। तो आप ही दिल को सही तौर पर धड़कना सिखा दें। वली की बात सुनकर महक ने हंसते हुए उसके हाथ से कागज लिया और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर इसने वली के बनाए हुए बिगड़े दिल को ठीक कर दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया। हम साइंस वालों पर तो ये जुल्म है, ये काम तो आर्ट्स वालों को ही देना चाहिए। उसने सर को हल्का सा झुकाकर महक का शुक्रिया अदा किया तो महक मुस्कुराई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि आर्ट को इज्जत दें और ये काम मुझे बख्शें। देखा, बिल्कुल ठीक दिल बनाया है ना? वो हंसता हुआ उठा था। अब इसके नीचे क्या लिखूं, मिस हार्ट मेकर? महक ने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, अपना नाम ही लिख दीजिए। अच्छा, मेहनत तो आपकी है। वली की बात पर वो धीमे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब तो चलता है। वली के लिए एक लम्हे के लिए इसे देखकर रह गया। तो क्या हम दोस्त बन गए हैं? महक ने एक नज़र हिना पर डाली जिसने आंख दबाकर इसे शाबाशी दी थी। दोस्ती है तभी तो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दी। वली इसकी हाजिर जवाबी पर हैरान हुआ। आप इतना सीरियस ना हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर आज से दोस्त? इसने हाथ आगे बढ़ाया तो महक ने उसके बढ़ाए हुए हाथ को देखकर फौरन अपने दिल पर हाथ रखकर सर झुकाया था। दोस्त? ये सुनकर वो हंस पड़ा और इसकी नज़र में महक की इज्जत और बढ़ गई थी। वैसे दोस्ती एक शर्त पर है। महक के कहने पर इसकी मुस्कुराहट में डूबते हुए होंठ एक लम्हे के लिए ठहर से गए। अच्छा, वो कौन सी शर्त है? इसने महक की आंखों में आंखें डालकर पूछा। दूसरी बार दिल आप खुद बनाएंगे? ये सुनकर वो मुस्कुराया और अगर मुझसे वो भी बिगड़ गया तो? महक ने निगाहें झुका दी। तो वो भी मैं ठीक कर दूंगी। बिगड़े दिल को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। अपनी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी थी और इसके साथ वली का कहकहा भी शामिल हो गया था। लाइब्रेरी में फैली सूरज की रोशनी फैलकर उजाले को कई गुना बढ़ा गई थी। सना ने बिजनेस पार्टी के लिए तैयारी मुकम्मल करके खुद को एक नज़र आईने में देखा तो मुस्कुराई थी। उसने स्टाइलिश सा गुलाबी कुर्ता और नीचे जीन्स की नीली पैंट पहनी हुई थी। बाल उसने खुले रख छोड़े थे और कंधे पर सफ़ेद दुपट्टा लटकाया था। हाथ में क्लच पकड़कर उसने एक नज़र अपनी तैयारी को फाइनल लुक दिया और मुस्कुराते हुए बाहर निकली तो उसे मामू जान की आवाज़ आई थी। सना बेटा, बाहर बशीर अली तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मैंने उसे भी इनवाइट किया था। ये सुनकर सना का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। व्हाट? मामू जान, आप क्या कर रहे हैं? अब वो रवैया वाला बंदा, वो मुझे हर वक्त रवैया दिखाएगा। ये सुनकर मामू जान मुस्कुराए और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, उसका रवैया बर्दाश्त कर लेना, उसके पास इल्म बहुत है और अपने तजुर्बे से तुम्हें फ़ायदा देकर बिजनेस में आसानी होगी। ये सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। आरिफ को भेज देते ना। मामू जान, आरिफ कहाँ है? उसके साथ मैं आसानी महसूस नहीं करूंगी।
ये सुनकर मामूजान ने उसका हौसला बढ़ाया था। बेटा, बिजनेस के लिए सब करना पड़ता है और वो ऐसा इंसान नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, वो अच्छा और नेक इंसान है। आया बड़ा नेक इंसान, माय फुट। सना ने गुस्से से कहकर बाहर कदम बढ़ाए तो वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। वो बाहर आई तो बशीर अली ने गाड़ी के शीशे पर उंगलियों से दस्तक दी। जी। उसने शीशा नीचे करके उसे एक नज़र देखा और मबहूत सा हुआ। वो हल्के से मेकअप में बालों को खुले छोड़कर बेहद प्यारी लग रही थी और उसके दिल में उतर रही थी। किससे पूछकर यहाँ बैठे हो? पीछे बैठो। ये सुनकर बशीर अली धीमे से मुस्कुराया। आपके मामूजान ने मुझे यहाँ बिठाया है। अच्छा, लेकिन अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुमसे कह रही हूँ पीछे जाकर बैठो, मैं ड्राइविंग करूंगी। बशीर अली ने बाकायदा तौर पर उसके सामने हाथ जोड़े थे। अल्लाह का वास्ता है, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, इसलिए आप पीछे बैठ जाइए, मैं खुद ड्राइविंग कर लूंगा। आपका एहसान। ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बशीर अली ने शीशे ऊपर कर दी और वो बड़बड़ाती रह गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो वो बुरे बुरे मुंह बनाते हुए उसके साथ पीछे बैठ गई। ऐसा लग रहा है कि बॉस तुम हो और एम्प्लॉई मैं हूं, उसने गुस्से से कहा तो बशीर अली ने अपने सर को हल्का सा झुका दिया था। ऐसा ही है, बस आपको मालूम नहीं है। वो बड़बड़ाया तो सना का दिल चाहा कि वो अपने हाथ में पकड़ा क्लच उसके सर पर दे मारे। क्या हर वक्त बड़बड़ाते रहते हो? उसने गाड़ी के शीशे के पार आने वाले मंजर पर निगाहें जमा दी। जिसका आप जैसा बॉस हो वो बड़बड़ाता ही रहेगा ना। ज़हनी मरीज तो बना देती हैं आप, चकाचौंध करके। ये सुनकर सना ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की थी। बहुत फजूल बोलते हो तुम, अब ड्राइविंग पर नजर रखो। फिक्र ना करें। उसके पूरे तमाद अंदाज पर वो जल्दी भून गई थी, लेकिन मजबूरी थी। कहाँ हूँ तुम आरिफ? उसने फ़ोन पर कॉल मिलाई और आरिफ का नाम लिया तो वो एक पल के लिए ठिठक कर रह गया। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, जल्दी आ जाओ यार, यहाँ पता नहीं किस पागल इंसान को मामूजान ने मेरे माथे लगा दिया है। उसकी बात सुनकर उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। सना ने अब्रू इकट्ठे करके उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? आरिफ का फोन कट चुका था। बातें कम करें, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके चेहरे पर पहली बार संजीदगी देखकर वो ठिठक से गई। आर यू ऑल राइट? वो उसे ठीक नहीं लगा था। बशीर अली ने बेचैनी से अपने सीने को मलाया था। नो, आई एम नॉट। ये सुनकर सना ने फौरन से अपनी पानी की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। बशीर अली ने बोतल उसके हाथ से लेकर चंद घुट पानी के पिया और पीछे मुड़कर पानी की बोतल पकड़ते हुए उससे सवाल किया था। ये आरिफ कौन है? सना ने खुशदिली से बताया, मेरे मामू का बेटा है और जल्दी हम दोनों शादी करेंगे। यकदम उसे अचानक से लग गया और फिर काफी देर तक वो खांसता रहा था। सना यकदम परेशान हो गई। खांसते खांसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आंखों में दौड़ते सुर्ख डोरे कई गुना इजाफा हुआ था। आप ठीक है ना? ठीक नहीं हूं। तो हम वापस चलते हैं। बशीर अली ने कोई जवाब न दिया और रुख फेरकर तेज रफ्तारी से रश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी होटल के सामने रोकी थी जहां बिजनेस पार्टी रखी गई थी और उससे पूछे बगैर उसे अपने साथ बगैर वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया था। बदला हंस बेमरवती आया मेरे साथ है और जो ऐसे रहा है जैसे अकेला आया है, वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी। बशीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आहिस्तगी से चलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। वो शायद पहली बार किसी बिजनेस पार्टी में शरीक हुई थी, इसलिए काफी नर्वस ही दिखाई देने लगी। इससे पहले कि बशीर उसके पास जाता, अचानक से सना का गुलाबी कुर्ता पास रखी मेज के नुकीले शीशे के हिस्से से टकराया और एक चरचराहट की आवाज के साथ उसकी कमीज कमर की पास से फट गई। सना को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, बशीर तेजी से आगे बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से बेहद करीब कर गया था, यहाँ तक कि उसकी कमर छुप गई और उसका मजाक बनने से बच गई थी। ये क्या कर रहे हो जाहिल इंसान? मुलाजिम बनकर रहो, दूर हटो मुझसे। वो भरीकन मुस्कुराया और उसकी समातों के करीब झुका। अब ये हाथ जिंदगी भर आपकी कमर से ना हटेगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने इस कदर खूबसूरत लहजे में कहा कि सना की आंखें हैरत से फैल गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? दूर हटो, वरना मैं तुम पर हरासती का केस कर दूंगी। तुम अपने बॉस को हरासा कर रहे हो। ये सुनकर वो हंस पड़ा था और उसकी कमर पर हाथ रखकर दबाव बढ़ाकर उसे खुद से बेहद करीब किया, यहाँ तक कि उसकी सांसें सना को अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी थीं। उसने बेचारी पलकें झुकाई थीं और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की थी। ये कोशिश बेकार जाएगी और मुझ पर कोई केस नहीं बन सकता। सना को इस बात सुनकर बेहद गुस्सा आया और उसकी आंखों में बेपनाह आंसू झलकने लगे। वो रो पड़ी थी। अरे अरे, रो मत।
यह आंसू ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटा ना तो आपकी लचकदार दूधिया कमर को देखकर यहाँ कई जवान दिल हार बैठेंगे। ये सुनकर वो हकबक्की से देखती रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि आपकी कमीज फट गई है और दामन से चाक हो गई है। आपकी कमर दिख रही थी। आपको बचाने के लिए बस इस वक्त आपको सहारा दिए हुए हूँ। आप कहती हैं तो मैं हट जाता हूँ। ये कहकर वह जैसे ही पीछे हटने लगा तो सना की आंखों में खौफ फैल गया। उसने उसकी कमीज को मुट्ठियों में भींचकर खुद से बेहद करीब किया था। नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत करें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले तो बशीर ने रुख फेर लिया था। इट्स ओके, अब बस मेरी हिदायतों पर अमल करती जाइए और मेरे साथ चलिए। वो इसके साथ चिपककर आगे बढ़ने लगी। रेस्टरूम ढूंढना पड़ेगा। उसने इर्द गिर्द अपनी तेज निगाहें दौड़ाईं तो रेस्टरूम कोने में उसे नजर आ गया था। खामोशी से चलिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, आंखों में नमी देखकर सब गलत सोचेंगे। ये सुनना था कि सना ने अपने कपकपाते हुए हाथ उसकी कमर पर रखे थे और वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। ये हुई ना बात, अब लग रहे हैं वाकई में जोड़े। लेकिन लोगों को नहीं पता तो मजबूरी के तहत इंसान कुछ भी कर सकता है। वो बराबर उसके कान में सरगोशी करके उसका हौसला बढ़ा रहा था या फिर खून जला रहा था। सना ये बात समझ ही ना सकी। वाह, नाइस कपल। पास से गुजरते हुए जोड़े ने उन्हें देखकर कहा तो सना की निगाहें बेसाख्ता शर्म से झुक गई थीं। ये बिजनेस पार्टी भी क्या क्या दिन दिखा रही है, उसने बेइख्तियार सोचा और उसकी सोच बशीर ने भी पढ़ ली थी। ऐसा मत सोचिए, सब हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, रश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि हम मजबूरी के धागे में बंधे इस कदर करीब हैं। बशीर के जिस्म से उड़ती महक सना के होश उड़ा रही थी और सना के बदन का नरम गरम लम्स बशीर के दिल को बेसाख्ता उसकी तरफ झुकने पर मजबूर कर रहा था। ड्रेस रूम पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया तो सना उसे एक झटके से अलग हुई और फौरन से अपना दुपट्टा फैलाकर कमर को छुपाने लगी। अब आप यहाँ क्या खड़े हैं, बाहर जाइए, वो चिल्लाई तो बशीर ने कंधे झुकाए। ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ सुई धागा लेकर इसे सीने बैठेंगी? दुपट्टा भी आपका नेट का है। सीने पर बाजू लपेटकर उसने सर से लेकर पांव तक सना को गौर से देखा तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो रूहान सी हो गई और वहीं बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी वो आगे आया और अगले लम्हे अपना कोट उसके कंधे पर रखा। कमर अब भी दुख रही थी जिसे सना ने अपने हाथों से छुपाने की कोशिश की। 1 मिनट, उसने फौरन से अपनी कमीज के बटन खोले और कमीज उतारने लगा तो सना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा का वास्ता प्लीज ऐसा कुछ मत करें। वो दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी तो बशीर ने यकदम से उसे कंधों से थामकर रिलैक्स करवाया था। रिलैक्स, मैं आपको अपना आउटफिट दे रहा हूँ, बाहर आप कैसे जाएंगी? कुछ तो अकल से काम ले। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया तो सना को होश आया और वो कदरे पुरसुकून हो गई, लेकिन उसका बरहना चौड़ा सीना देखकर रुख फेर गई थी। उसने अपनी कमीज सना की तरफ बढ़ाई तो अगले लम्हे वो इसे थामकर अंदर बढ़ गई और थोड़ी देर बाद वापस निकली तो उसे देखकर बेसाख्ता हंस पड़ा था। अब इस तरह पेड़ू की तरह आप कमीज बाहर निकाल कर जाएंगी? सना ने नासमझी से सिर्फ उसकी तरफ देखा था। तो क्या करूं? वो कमीजों से काफी ढीली और खुली थी। इधर आइए मेरे पास इसका हल है। वो जैसे ही उसे हाथ बढ़ाकर अपने पास खींचने लगा, सना ने उसके हाथ पर अपने नाखून के निशान गाड़ दिए थे। खबरदार, बाहर मजबूरी थी, यहाँ मजबूरी नहीं है। बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिए। बशीर ने गहरी निगाहों से उसे देखा। मेरी कमीज पहनकर बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं कर रही है। उसने उसकी बात सुने बगैर उसकी कमीज सेट की और जीन्स के अंदर डालने की हिदायत की। सना ने रुख फेर कर आईने में देखकर कमीज ठीक की। बशीर तब तक गहरी निगाहों से उसे देखता रहा था। अब ठीक है? सना ने मुड़कर उससे पूछा तो उसने थम्सअप दिया था। अब सब ठीक है, अब आप बाहर जा सकती हैं। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो उसे कुछ याद आया। और आप क्या ऐसे ही बनियान में पार्टी में घूमेंगे? ये सुनकर बशीर का कहकहा गूंजा था। सो व्हाट, ये नया फैशन है, मैं ऐसे ही घूम लूंगा। कंपनी का नाम डुबाओगे आप? वो बोली तो बशीर ने चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। मुझे वैसे अपने इस उलंघे पर कोई एतराज नहीं है। वैसे आप इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। बशीर की भरपूर निगाहें उसके बदन का तवाफ करने लगी तो वो झट से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी थी। पीछे उसे बशीर की हंसी सुनाई दी थी। वो रेस्टरूम से बाहर निकला तो सना उसे आरिफ के साथ नजर आई। ये क्या ड्रेसिंग की है? वो इस पर हंसा। मत पूछो यार, बेइज्जती होते होते बच गई।
थैंक्स टू बशीर। सना ने झिझकी सी ली। ये कौन है अब? उसने हैरत से पूछा। हमारा नया मुलाजिम। सना ने उसकी तलाश में निगाहें दौड़ाईं, लेकिन वो दूर से उन दोनों को हंसते हुए बातें करते देख रहा था। उसके दिल में एक आग सी जल उठी थी और वो आग उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगी। तैश में आकर उसने वहां मेज पर जोर से हाथ मारा था। शीशा उसके हाथों में लगा तो बह बह कर खून बहने लगा। आंखों में सुर्खी शदीद होती गई। वो तेजी से वापस पलटकर पार्टी से जा चुका था। दिल रेजा रेजा होकर बिखर गया था। सना को आरिफ के साथ देखना सहाने रूह था। रूह जख्मी होकर रह गई थी। वो यूनिवर्सिटी के गार्डन में बेंच पर बैठी, बेंच के साथ कदरे खुदोखाल दरख्त के पत्तों को गौर से देख रही थी और उन पर जमी मिट्टी से उंगलियों के इशारे से नक्शे निगार बना रही थी। उसके चेहरे पर उदासी ठहरी हुई थी। महक, तुम्हें क्या हो गया है? हन्ना जो ग्लास लेकर बाहर निकली तो उसे वहां अकेले बैठे देखकर पूछा था। महक ने नफी में सर हिलाया। कुछ भी तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में दर्द वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। झूठ बोल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने शिकारी से मोहब्बत हो गई है? ये सुनकर महक उछल पड़ी। मुंह धो रखो, खुदा को मानो, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कयामत तक नहीं हो सकता। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए हन्ना की बात की नफी की थी। वैसे वो अच्छा खासा हैंडसम है। हन्ना ने गोया उसे ललचाया। मरो जाकर तुम उससे अपना टांका फिट कर लो। हन्ना हंस पड़ी थी। चलो बस आने वाली होगी, मैं जाऊं? हन्ना ने तभी से हाथ पकड़कर रोक लिया था। तुमने बताया नहीं तुम उदास क्यों हो? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आप ही की वजह से बहुत उदास हूं। उसकी जिंदगी का फैसला ही नहीं हो पा रहा। 10 साल से जारी है और वो ऐसी ही लटक गई है। बचपन का निकाह उसके गले में आ गया है। अम्मी जान तलाक चाहती हैं, वो भी तलाक चाहती हैं, लेकिन सामने वाले तलाक देने पर राजी नहीं है। क्या सारी जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा? हन्ना ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। तो तुम्हारी आपी खुला क्यों नहीं ले लेती? ये सुनकर महक ने इस बात में सर हिलाया। अब वही सोच रही है, लेकिन खुला के लिए वकीलों के धक्के खाने पड़ेंगे। आरिफ भाई उनके साथ हैं, वो उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। बस तुम दुआ करो। घर में रो रो कर किए बहस सुनकर मुझे अजीब सा लगता है। अबू ने भी दूसरी शादी कर ली, हमें पूछा तक नहीं, घर से निकाल दिया और अब हम मुआशरे के रहमो करम पर हैं। हन्ना ने ये सुनकर महक के कंधे पर हाथ रखा था। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने सर झटककर आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसकी वैन आने वाली थी। वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो वो अपने दोस्तों के साथ उसे गपशप करता दिखाई दिया और फिर बाइक से उतरकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि दूर से आती तेज रफ्तार बस उसे दिखाई न दी। वो बातें करते हुए हाथ हिलाकर वहीं रुक गया। महक ने फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखा। वो तेजी से दौड़कर उसकी तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर खींचकर अंदर की तरफ किया तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे और महक के चीख निकली। वली के होश बाख्ता हो गए थे और धीरे से उस पर से हटा तो महक ने अपना दुपट्टा ठीक किया। तमाम लोग जमा हो गए। आप ठीक तो है ना? महक ने हाँ में सर हिलाया। वली उसे गहरी निगाहों से देखता रह गया। आप ठीक हैं? महक ने उससे पूछा। उसकी कोहनी और हाथ पर खराश आई थी। मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे न बचाते तो शायद कुछ भी ठीक न रहता। आज मेरा आखिरी दिन होता। वो हल्का सा मुस्कुराया। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आपका ध्यान कहाँ था? सड़क पर आप खड़े होकर बातें करें। खुदा ने बड़े हादसे से बचा लिया। वो उसे डांटने लगी तो वली को उसके लहजे में न जाने क्यों मोहब्बत की झलक दिखाई दी थी। अच्छा, और अगर अपना ख्याल न रखूं तो? उसने उसके साथ चलते हुए सवाल किया तो महक ने एक झटके से उसकी तरफ देखा था। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी जिंदगी है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई थी और वली के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। इस बात का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ महक मोहतरमा। उसने जरा लब दोहराया था और फिर सर झटककर अपने कपड़े झाड़कर बाइक की तरफ आ गया। आज उस पर यह इंकिशाफ हुआ था कि महक उससे मोहब्बत करती है और इससे बड़ा इंकिशाफ उसने अपनी ज़ात से किया था कि वो खुद उसकी मोहब्बत में मुब्तला है। दफ्तर की रात गहरी हो चुकी थी। बाकी तमाम मुलाजिम जा चुके थे मगर वो अब तक अपनी फाइलों में गुम बैठी थी। बाहर हवा के झोंके शीशों से टकरा रहे थे। वो लैपटॉप से फारिग हुई तभी लाइट अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो खौफजदा होकर उठी। दिल की धड़कन तेज हो गई। हेलो, कोई है बाहर? उसने घबराहट में आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। दफ्तर के दरवाजे की चरचराहट हुई और दरवाजे के कोने से एक फ्लैशलाइट अंदर आई। वो एक कदम पीछे हटी। कौन है? उसने कपकपाती आवाज़ में पूछा। रोशनी के पीछे से बशीर नमूदार हुआ। वो बिल्कुल खामोश था। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ तो सना की आंखों में खौफ दौड़ गया। बशीर की आंखों में अजीब सा सुकून और गहरा साया छाया हुआ था। सना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी।
आगे मत आना। वो तेजी से मेज के पास गई और पास रखा पेपरवेट उठा लिया था। मैं खामोशी से आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे पर गैर मुतबक्के खामोशी जो किसी तूफान का पेश खैमा थी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। वो चिल्लाई थी, लेकिन वो इसके बेहद करीब पहुँच गया। अंधेरे में उसकी सांस बंद होने लगी। वो पीछे हट गई कि यहाँ तक कि कमर की दीवार से जा लगी। वो उसके बिल्कुल सामने आकर झुका, लेकिन उसकी निगाहें उसके चेहरे पर नहीं, कैबिन के नीचे गिरी फाइल पर थीं। उसने वो फाइल उठाई, गर्द झाड़ी और आहिस्ता से उसके कान के करीब झुका। उसकी गर्म सांसें सना की जान निकालने के लिए काफ़ी थीं। सना ने खौफ से आंखें बंद की। मैं अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं किया करता। अल्फाज थे या जादू, वो ठहर सी गई। बशीर सीधा हुआ, रोशनी बंद की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो जैसे पत्थर की हो गई। पेपरवेट वाला हाथ आहिस्ता से नीचे गिरा, सांस बहाल हुई, लेकिन उसके दिल में वही जुमला गूंजता रहा, अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं किया करता। आखिर तुम कौन हो? वो वहीं कुर्सी पर बैठकर मेज पर सर झुका गई, आंखों से आंसू बह निकले थे। आज से पहले ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई थी। महक यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई तो धूप की नर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सामने लॉन में उसकी दोस्तें पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। हाँ भाई, बता तो सही, तुम्हारा पटाना मिशन कहाँ तक पहुंचा? हन्ना ने आंख दबाकर छेड़ा तो महक के होंठों पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट उभरी। चलो खुद देख लो। उसने बालों की लटों के पीछे आड़ करके अपना कदम आगे बढ़ा दिया। उसके दोस्तों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये कोई ज़्यादा पुरएतमाद नहीं लग रही आज, हन्ना ने ज़ैनब की तरफ देखकर कहा। मुझे तो लगता है आज कोई धमाका होने वाला है। ज़ैनब को भी हैरानी हुई थी। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता महक के पीछे बढ़ी। कैंपस के पिछले लॉन में हवा हल्की सी चल रही थी। दरख्तों के साए ज़मीन पर रक्स कर रहे थे और वली सामने बेंच पर बैठा था। किताब खुली हुई, निगाहें सफ़ों पर जमी थी, जैसे दुनिया की किसी चीज़ से सरोकार न हो। महक के कदम अचानक रुक गए। वो वली के करीब जाकर खड़ी हो गई और लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। महक! हन्ना की चीख फ़ज़ा में गूंजी। सब दौड़ती उसके पास पहुंची। तभी सामने से वली तेज़ कदमों से दौड़ता हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। वो एक झटके से घुटनों के बल बैठ गया। महक, आंखें खोलो। उसने हल्के हाथ से उसका सर अपनी गोद में रखा, पानी की बोतल खोली और उसके चेहरे पर छींटे मारे। महक, प्लीज़ होश में आओ। उसके दोस्तों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए थे। वली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। महक, ऐसे मत करो यार, मैं मर जाऊंगा। चंद लम्हे गुजरे, महक की पलकें हिली और जैसे ही उसने आंखें खोली सब कुछ धुंधला सा लगा। बस एक चेहरा वाज़ेह था, वो वली का था। उसे होश में आता देखकर वली ने उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना? महक झूमकर सीधी हुई और एक झटके से उससे अलग हुई। मैं ठीक हूँ। कुछ लम्हों के लिए वक्त थम सा गया। वली के हाथ फ़ज़ा में मौल्लक रह गए। वो तेज़ी से पीछे हटा और नज़रें चुरा ली। मेरी जान पर बन गई थी, उसने मध्यम लहजे में कहा तो जैसे दिल के किसी राज ने पहली बार राह पाई हो। महक ने आहिस्ता से होंठ भींचकर बड़बड़ाया और खुद को संभाला। फिर नज़रें उठाकर अपनी दोस्तों की तरफ देखा और शरारत से एक आंख मारी। उन सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसी दबाना नामुमकिन हो गया। वली दूर हो गया था, महक उनके साथ चली आई थी। यार, ये तो पटाना नहीं, दिल हारना हुआ है। हाय बेचारा, वो सब कहकाह लगाकर हंस पड़ी थी और जब पीछे मुड़कर देखा तो वली वहीं खड़ा उन सब की बात सुन चुका था। क्या ये सच है महक? उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। महक की आंखें फैल गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि तुमने मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश की? वो चिल्लाया तो महक बोल पड़ी। जी, वो बस एक प्रैंक था। वली ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा और फिर चंद कदम पीछे हटकर तेजी से वहां से चला गया था। राज खुल चुका था, एक ना एक दिन तो खुलना ही था। कंपनी मुसलसल नुकसान में जा रही है। बशीर ने सना को फ़ोन पर बात करते सुना था। वो अपने कमरे में थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर बशीर? वो उसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। जिस दिन पार्टी में उसका ड्रेस फट गया था। जी मैडम, उसने अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटकर उसे देखा। ये प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी के लिए इंतहाई अहम है। फॉरेन डेलीगेशन है और ये प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है। ब्रीफिंग मैं दूंगी। अगर ये कामयाब हुई तो आप इस कंपनी में मुस्तकिल रह सकती हैं, वरना फिर आपको इस कंपनी को छोड़कर जाना पड़ेगा। खबर सुनकर बशीर के चेहरे पर ज़रा भी घबराहट न देखकर वो दिल ही दिल में परेशान तो हुई थी, लेकिन उसने अपने होश काबू में रखे थे। ठीक है मैडम, प्रेजेंटेशन आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होगी।
आप मेरी सलाहियत को अंडर एस्टिमेट मत करें। मिस सना, उसने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा और फाइल उठाकर बाहर निकल गया। मैंने ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है। तुम ठीक कहते हो, उससे मुझसे अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं। मैं उसे निकाल दूंगी। उसने आरिफ को मैसेज किया था। तुम्हारी मशवरा मुझे अच्छा लगा है। अब उसके इस दफ्तर से निकलने के दिन करीब हैं। मैसेज करके वो अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन बशीर ने अपने केबिन में आकर फाइल एक तरफ रखकर सना के उस जुमले को बार बार अपने जहन में रखकर सोचा था। बशीर उस रोज़ फाइलों के अंबार में गुम था। दफ्तर की खामोश फिजा में सिर्फ पंखे की मध्यम आवाज़ थी और उसकी उंगलियों की हरकत कागजात पर चलती जा रही थी। ये खाता पिछले महीने बंद हुआ था, फिर रकम यहाँ क्यों दर्ज है? वो ज़रा बड़बड़ाया। दिल में एक बेचैनी सी उठने लगी। कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। उसने एक एक रसीद, एक एक एंट्री छाननी शुरू की। हर सफ़े पर जैसे कोई नया राज खुल रहा था। आरिफ का नाम बार बार मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहा था, कभी अप्रूवल सिग्नेचर के नीचे तो कभी किसी जाली कंपनी के साथ। बशीर के माथे की रगें तन गईं। ये सब कैसे मुमकिन है? आरिफ के दस्तखत हर उस जगह क्यों हैं जहां पैसे गायब हुए? उसने अगली फाइल खोली तो चौंक कर सीधा बैठ गया। वहां एक सरमायाकारी फॉर्म था जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा था, मिस ज़हीर अहमद। ये तो सना की वालिदा हैं। ये नाम यहाँ क्या कर रहा है? बशीर के हाथ लरस गए। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। आरिफ ने सना की माँ का सरमाया भी इसी कारोबार में छुपा दिया था जहाँ घपला हो रहा था। बशीर ने कुर्सी से टेक लगाई, एक गहरी सांस ली। तो ये सब सिर्फ बदइंतजामी नहीं, एक मंसूबा है। उस रात उसने पूरा दिन लगाकर फाइल तैयार की थी और अगली सुबह सना के आने से पहले डेस्क पर रख दी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फाइल आरिफ के हाथ लग गई थी और वो जान गया था कि बशीर आखिर कौन है और वो उसे क्यों बेनकाब करना चाहता है। उसकी कनपटी की रगें तन गई थीं। अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा बशीर। अगली सुबह मौसम बेहद खूबसूरत था। गहरे बादल छाए हुए थे। बशीर ने अपने केबिन में लैपटॉप पर खुली प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड पर सेव का बटन दबाया। दिल हल्का सा मुतमईन था, मगर अंदर एक अनजान घबराहट थी। उसने फाइल यूएसबी में डाल दी, मीटिंग रूम में जाकर लैपटॉप में लगा दी, फिर कुछ सोचकर अपने केबिन में आया। आज दिल न जाने क्यों बेइंतहा बेचैनी का शिकार था। उसने सना को डेलीगेशन के साथ अंदर मीटिंग रूम में जाते देखा। आरिफ भी उनके साथ था। उसका माथा ठनका, किसी नागहानी का एहसास हुआ और फौरन से अपनी कुर्सी पर बैठा और मीटिंग रूम के कंप्यूटर से कनेक्ट होने की कोशिश की। 1, 2, 3 उसकी फाइल दोबारा खुली। अगले लम्हे उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन की बजाय तस्वीरें थीं। वो उसकी तैयार करदा नहीं थी, सना की तस्वीरें थीं, मगर बिगड़ी हुई, गंदी और बुरे तरीके से एडिट की हुई। या खुदा, बशीर के होंठ कांपे। वो पीछे हटा, उसका वजूद कांपने लगा। पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए, दिमाग माउफ हुआ। ये किसने किया? ये सब अभी तो डेलीगेशन पहुंच गई है। इसके हाथ कांपने लगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो तेजी से बाहर निकला। रास्ते में लोग सलाम करते रह गए, मगर वो अंधा बनकर फायर अलार्म के हिस्से की तरफ दौड़ा। एक लम्हे अलार्म बजा, तेज चीखों की आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंजी। सब मुलाजिम अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगे, पर बशीर का रुख मीटिंग रूम की तरफ था, जहां सना हैरान परेशान खड़ी थी। उसने तब जाकर मीटिंग रूम का दरवाज़ा बंद किया, लपक कर लैपटॉप की तरफ गया, फाइल खोली। सना उलझी हुई थी। ये सब क्या है? वो चिल्लाई। आंखों में बेपनाह सवाल थे और चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। ये क्या हो रहा है बशीर? बशीर के हाथ की उंगलियां कांपती रह गईं। उसने फाइल सना के सामने घुमाई। स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखकर सना का रंग उड़ गया। ये किसने किया है? उसकी आवाज़ टूट गई। ये सब झूठ है ना? तुमने किया? बशीर का गुस्सा एक धमाके की तरह उठा। वो उसके करीब आया। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं... सना ने पीछे हटना चाहा, मगर वो और करीब आ गया। इसी लम्हे सना का हाथ फजा में बुलंद हुआ। उसने बशीर को थप्पड़ मारना चाहा। आंखों में बेपनाह आंसू थे, मगर अगले पल उसका हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। बशीर ने उसे झटके से अपने करीब कर लिया, इतना करीब कि दोनों की सांसें टकरा गईं। तुम्हारी इज्जत? उसकी आवाज़ भारी और भीगी हुई थी। तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से प्यारी है सना। मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। ये मैं नहीं हूँ, समझी तुम? उसके अल्फाज जैसे आग बनकर कानों में टकराए। अगले ही लम्हे वो उसे झटके से छोड़कर पीछे हटा। दरवाज़ा खुला और बगैर पलटे बाहर निकल गया। सना साकित रह गई। चेहरे पर बेपनाह उलझाव था, आंखों में धुआं ही धुआं था। उसके कदम कमज़ोर पड़े और वो ज़मीन पर बैठती चली गई। कमरे में सिर्फ अलार्म के बंद होने के बाद की खामोशी थी, और उस खामोशी में उसके दिल की धड़कन एक सवाल बनकर गूंज रही थी। आखिर किसने ये सब किया? और बशीर कौन है?
रात का पहर था। महक बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी और दिल की बेचैनी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया करीब से गुजरा। बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जैसे ही पलटी, बिस्तर के किनारे पर वली खड़ा था। इससे पहले कि चीख बुलंद होती, झटके से करीब आते उसके होंठों पर अपने हाथ रखे। आवाज बंद। हाथ उठा रहा हूं, ओके? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महक के लरसते हुए होंठों पर वली के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, मगर अगले ही लम्हे उसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। जब से तुमने कहा है कि तुमने मोहब्बत का खेल खेला है, नींद मेरी आंखों से गायब हो गई है महक, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी नींदें भी उड़ा दूं। उसके लहजे में एक खतरनाक चमक थी। महक का दिल धड़कने लगा। वो घबराकर बिस्तर से पीछे हटी। वली, प्लीज जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो। कजिन साहिबा, वो एक कदम और आगे बढ़ा। पहले ये बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, वरना मैं चला जाऊंगा, सबको जगा दूंगा। महक की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ लरजने लगे। वली, तुम होश में तो हो? ये कैसा मजाक है? होश में तो अब आया हूं, बस तुम्हारे दिल की बात सुननी है। उसने उंगली अपने होठों पर रखी, फिर आहिस्ता से उस पर झुका। बोल दो महक, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना मैं रोज खिड़की से आकर तुम्हारी नींदें चुरा लूंगा। महक की आंखों से खौफ के आंसू निकल आए। वो थर-थर कांपने लगी। हाँ हाँ, करती हूँ मोहब्बत तुमसे, बस जाओ यहाँ से। वली की आंखों में जैसे आग सी दहक उठी। वो पीछे हटा और फिर हंसा। यही तो सुनना चाहता था मैं, तुम्हारी आंखों में मोहब्बत साफ लिखी है। अब तो ये राज भी खुल गया है कि तुम मेरी कजिन हो, तो रिश्ता पक्का समझो। दो खानदानों के दरमियान सब ठीक हो जाएगा। वली, महक ने हाथ जोड़ दिए। खुदा के वास्ते चले जाओ, ये वक्त बात करने का नहीं है। मगर वो जैसे उसके खौफ से लुत्फअंदोज हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब गया। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। तुमने आज रात सच बोल दिया महक, अब जाकर भी इनकार नहीं कर सकोगी, ये कहकर वो हल्का सा कहका लगाकर खिड़की के पार कूद गया। महक चंद लम्हे वहीं पत्थर बनी बैठी रही, फिर भागकर खिड़की तक पहुंची। बाहर साफ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लंगूर कहीं का, वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। ये क्या हो गया? उसके होंठों से मध्यम आवाज निकली। अंधेरी रात जैसे उसका राज उगल चुकी थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। आसमान पर दफ्तर के बाहर आरिफ अपनी गाड़ी के पास खड़ा मोबाइल कान से लगाए सना को कॉल मिलाने लगा। सना, चलो मैं तुम्हें नया दफ्तर दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम्हें पसंद आया क्या? उसके लहजे में नरमी थी। ठीक है, मैं आती हूँ। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ गई। उधर ऊपर वाली मंजिल में अपने कैबिन की खिड़की से बशीर ये सब देख रहा था। आरिफ की मुस्कुराहट, सना का जाना और दोनों का एक साथ गाड़ी में बैठ जाना, ये सब कुछ उसके दिल में चुभ गया। ये सब अचानक, वो सोचे बिना ना रह सका। गाड़ी दफ्तर से कुछ फासले पर एक वीरान जगह पर रुकी। इमारत अधूरी थी। इर्द गिर्द मिट्टी और सीमेंट के ढेर थे। आरिफ ने गाड़ी से उतरकर सना की तरफ देखा। यही मेरा नया दफ्तर बनने जा रहा है, आओ दिखाता हूँ। सना उसके साथ चलकर अंदर आ गई। कदमों के नीचे मिट्टी और दिल में हल्की सी बेचैनी उभरी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तो अभी ठीक से बनी भी नहीं। आरिफ ने रुककर उसे देखा, चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हें बेचने के लिए। सना की आंखों में खौफ उभरा। उसी लम्हे पीछे से दो अजनबी आदमी आ गए। आरिफ ने उनकी तरफ इशारा किया। ये लोग हैं जो तुम्हें खरीदने आए हैं। सना के चेहरे का रंग उड़ गया, बेसाख्ता रह गई। क्या? आरिफ, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो? वो चिल्लाई। पैसे चाहिए सना, वो चीखा। तुमने सब छीन लिया मुझसे, अब तुम ही कीमत बनोगी। मैं तो तुम्हारी तलाक के सहारे बैठा रहा। मुझे लगा कि तलाक होते ही तुम्हारे हिस्से में आने वाली जायदाद से अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा और अपने कारोबार में किए गए घपले को भी छुपा लूंगा। लेकिन नहीं, तुमने अब तक खुला के पेपर के लिए दरखास्त नहीं दी। मैं इसे क्या समझूं सना? वो चिल्लाया था। सना के कदम लड़खड़ाए वो उसके सामने गिर गई। आंसू बहने लगे। आरिफ, खुदा के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। आरिफ ने उसे घसीटने की कोशिश की। बस सना, अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक बोझ हो। सना चीखी, उसके हाथ से खुद को छुड़ाने लगी। आरिफ ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। वो पीछे हुई और सीधा एक शख्स के कदमों में गिरी। सना ने झपक कर सर उठाया। आंसुओं के दरमियान उसकी आंखों ने जैसे पनाह ढूंढी। वो लपक कर बशीर के पीछे छुप गई। प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझसे गलत काम कराना चाहता है। सिसकियों से रो रही थी। बशीर के चेहरे पर ताकत की एक झलक थी। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख थीं। ये सब क्या है? तुम इस हद तक गिर सकते हो? आरिफ तंजिया हंसी हंसा। ये वो औरत है जिसने सब कुछ बर्बाद किया। तुम्हारे होते हुए मेरे साथ घूमती रही। बशीर का जबड़ा बंद हो गया। वो आगे बढ़ा। आरिफ को कॉलर से पकड़कर दीवार से लगाया। सना को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आरिफ की आंखों में नफरत भड़क उठी। अब तुम हीरो बनोगे ना? ले जाओ, तुम्हारी हुई।
उसने एक जोरदार मुक्का आरिफ के मुंह पर रसीद किया तो उसके मुंह से खून बहने लगा। वो हमेशा से मेरी थी, है और रहेगी। आरिफ को जमीन पर लिटाकर उसने बेदर्दी से पीटा था। सना डर के तरह रो रही थी। आरिफ बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागा, मुड़कर गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। और वो लड़के जो सना को लेने आए थे ये सब देखकर फरार हुए। सना जमीन पर बैठी थी। बशीर ने झुककर उसे कंधों से थामकर उठाया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम ठीक हो? उसने सना का हाथ थामा। सुनो, तुम कौन हो? सना की जुबान पर वो सवाल आ ही गया था। मैं। वो मुस्कुराया और सीने पर बाजू लिपीटकर उसे देखा। मैं बशीर अली उर्फ बशीर, तुम्हारा शौहर हूँ, जिससे बचपन से होने वाले निकाह को तुम नहीं मानती। सना अपनी जगह मबहूत हो गई। शौहर? वो जरा लब दोहराने लगी। अगले लम्हे उसकी बाहों में झूल गई थी। कमरे में नर्म पीली रोशनी थी। बिस्तर पर सना बैठी थी। चेहरा जर्द था मगर आंखों में एक सुकून था। इतनी सालों की तूफानी उलझनों के बाद आज फिजा में एक अजीब सा ठहराव था। उसके सामने अब्बूजान बैठे थे, जिनकी निगाहों में मोहब्बत झलक रही थी। सना ने एहतराम से हाथ जोड़ दिए। अब्बा, मैंने बहुत गलत फहमियाँ पाल ली, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपकी बात ना मानी, सब पर शक किया, मुझे माफ़ कर दें। अब्बूजान ने लंबी सांस ली, फिर आगे बढ़कर उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। बेटी, माँ बाप की दुआएं कभी ख़त्म नहीं होती, मगर कभी कभी आंखों पर पर्दा डाल देता है। साथ बैठी अम्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बस, अब सब भूल जाओ सना। जो हो गया वो ख्वाब था, अब हकीकत में वापस आ जाओ। हम दोनों भी एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं। सना ने सर झुका दिया, होठों पर हल्की मुस्कुराहट बिखरी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर बशीर खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, संजीदा चेहरा, मगर आंखों में मोहब्बत की नरमी थी, जैसे सदियों की थकन एक पल में उतर गई हो। सना ने नज़रें नीची कर लीं। कमरे में खामोशी छा गई। अब्बूजान ने बशीर की तरफ देखा। आज मैं अपनी बेटी का हाथ दोबारा तुम्हारे हवाले करता हूँ। वक्त ने अगर गलत फहमियाँ पैदा की तो आज हम इन्हें ख़त्म करते हैं। इसी लम्हे, इसी घर में मैं तुम दोनों के दोबारा निकाह का ऐलान करता हूँ। अम्मी की आंखें खुशी से नम हो गईं। सना ने आहिस्ता से आंसू पोंछे और सर झुका दिया। बशीर ने आगे बढ़कर एहतराम से उनका हाथ चूमा। चाचा जान, ये मेरा फ़ख्र है कि आप मुझे दोबारा दामाद कह रहे हैं। मैं वादा करता हूँ अब ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। इसी लम्हे कमरे में वली दाखिल हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट और शूखी थी। उसे देखकर महक का दिल धड़का। अरे वाह, तो अब खुशी दोबाला हो गई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जब बशीर भाई दोबारा निकाह कर रहे हैं तो मैं भी डबल रिश्तेदारी कर लूँ। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। वली हंस पड़ा। मैं अपनी होने वाली भाभी की बहन से शादी करूँगा। महक के चेहरे पर हैरत और शर्म की लाली दौड़ गई। कमरे में कहकही गूंजने लगे। अब्बूजान मुस्कुराए। चलो अब इस हवेली में एक नहीं, 2 खुशियाँ मनाएंगे। सना ने सर उठाया। बशीर की निगाह से नज़र मिली। उसके होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट उभरेगी। बाहर सीढ़ियों की हवा में खुशबू घुल रही थी और हवेली जो कितने दिनों से खामोश थी आज फिर जिंदगी से भर गई थी। यूं लगता था जैसे वक्त ने एक लंबा चक्कर काटकर आखिरकार सब कुछ अपनी असल जगह पर वापस रख लिया हो। हवेली खूब सजाई गई थी। 6 सालों बाद दोबारा खुशियां लौट आई थीं। महक और सना दुल्हन बनी अपने मुंतखब खुदाओं के सामने बैठी थीं। वली का निकाह महक से पढ़ाया जा चुका था और अब सना और बशीर की बारी थी। इजाब और कबूल मुकम्मल हुआ तो मुबारक सलाम का शोर मच उठा। वली ने रुखसती की जल्दी मचाई तो महक की धड़कनें हलचल मचाती उसके गालों पर सुर्खी बिखेर गई। बहुत बेसब्र है ये लड़का, खाला ने अपने बेटे के कान पकड़े। सना को भी बशीर के कमरे में पहुंचा दिया गया था और वली तो महक का हाथ थामकर उसे खुद ही अंदर ले आया था। फाइनली मैंने तुम्हें पा ही लिया। अंदर आते ही उसने महक के माथे पर बोसा देकर उसे सीने में भींच लिया था। महक उसकी बेताबियों पर मुस्कुराई थी। सना दुल्हन बनी कमरे में बैठी बशीर का इंतजार कर रही थी। इंतजार बढ़ता गया। उसकी आंख लग गई। आहट पर देखा तो दरवाजे पर बशीर था। दोनों की नज़रें मिली थीं। सना की आंखों में आंसू चमके। अगले ही लम्हे वो अपनी जगह से उठी तो बशीर ने बाहें फैलाई थीं। वो दौड़कर उसके सीने से जा लगी। बशीर उसे अपनी मजबूत बाहों के हिसार में लिया। मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको पहचान ही ना सकी।